नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। आज की हमारी कहानी का नाम है आपका बंटी और ये 13वां एपिसोड आप सुन रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। पापा क्या रोज इसी तरह छोड़कर चले जाया करेंगे? वो तो सोचता था वो होगा, पापा होंगे, रोज घूमना होगा। बच्चा, तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलौने, किताबें वगैरह निकाल दें, खेलो, पढ़ो। वहाँ छुट्टी के दिन अपनी मम्मी के साथ क्या-क्या करते थे। जाने क्यों हर बार दीपा आंटी याद आ जाती हैं। वे मम्मी की उस घर की बातें पूछती जा रही हैं और उसके सामने मम्मी, जोत, अम्मी, डॉक्टर साहब कोठी घूमते चले जा रहे हैं। क्या बताए, कहाँ से शुरू करें? उससे कुछ नहीं बोला जाता। चलो, तुम हमसे बात नहीं करते तो खेलो। खिलौने, बंदूक, किताबें सब बंटी के सामने रखें, पर बंटी बैठा है वैसे ही चुप। इस नए घर में आकर उसकी अपनी चीजें भी जैसे नई हो गई हैं। आओ हम खेलें तुम्हारे साथ। वे चीनू के लेकर पास आ बैठी हैं। चीनू प्रसन्न हो होकर खिलौनों को इधर उधर उठा पटक कर रहा है। ख्याल आया वो अब अमी को अपने खिलौने नहीं लेने देता था। चाबी की मोटर जू करती हुई निकल गई। फ्लाइंग प्लेट लाल पीली रोशनी दिखा दिखा कर घूम रही है। चीनू किलकारी मार रहा है, चीनू देख, वो गिरा, चीनू देख। और चीनू के साथ साथ वे भी हंस रही है। एक एक खिलौना चीनू को चला चला कर दिखा रही है। बंटी बालकनी में खड़ा है। सामने की भीड़ भाड़ शोर शराबे में डूबा हुआ। ढेर ढेर आवाजें हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ढेर ढेर शक्लें हैं, पर कोई पहचानने में नहीं आ रहा है। और सबके ऊपर है ये बात कि पापा शाम को आएंगे। शाम को पापा आए हैं। कैसे रहे हैं बंटी? क्या किया सारे दिन बेटे? जवाब वे दे रही हैं। सारे समय बालकनी में बैठा रहा, बिल्कुल नहीं बोलता। मैं तो खेलने भी बैठी, पर सच मुझे तो तरस आने लगा। और इस चीनू को देखो, 5 बजे से ही आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ ऐसे देखता है जैसे कुछ ढूंढ रहा है। बस तुम्हें ढूंढता है। ये तो आप तुम्हें बहुत मिस करने लगा है। उन्होंने चीनू को पापा की गोद में लाद दिया। वो हंस रहा है, पापा के बाल नोच रहा है। ले भैया के गाल नोच। पापा ने चीनू को बंटी की ओर मोड़ दिया तो चीनू बंटी के गाल नोचने लगा। लो, प्यार करो इसे, इससे खेलो, इससे दोस्ती करो बेटे। तो बंटी ने उंगलियां उसके गुदगुदे गालों पर फिरा दी। चीनू ने पापा की गोद में खड़े होकर पापा के कान पकड़ लिए। चीनू हंस रहा है, वे हंस रही हैं। ये तुम्हारे कान खींचकर तुम्हें ठीक करेगा। पापा भी हंस रहे हैं। बंटी चुपचाप उठकर बालकनी में चला गया। जगमगाती बत्तियां, लाल नीली पीली नियॉन लाइट्स, रात में जैसे सड़क बिल्कुल बदलती हुई लग रही हैं। चीजें इतनी बदल कैसे जाती हैं? फिर वही प्रश्न, अकेले में डरोगे तो नहीं? सो जाओगे ना? बंटी का मन हो रहा है कि कह दे, वो बहुत बहुत डरेगा। इस घर में तो वो अकेला सो ही नहीं सकता। वहां तो फिर भी अम्मी और जोत थे। यहाँ तो वो सारे दिन भी एक तरह से डरता ही रहा है। पता नहीं कैसा कैसा डर। अरे बंटी, अपना बहादुर बच्चा है। कोई लड़की है जो डरेगा? ना हो तो बहादुर भी यहीं सो जाएगा। क्यों बच्चा, ठीक है ना? और बीच का दरवाजा खुला रहेगा बेटे, हम लोग तो उधर हैं ही। वे और पापा ही बोले चले जा रहे हैं। बंटी तो कुछ बोल ही नहीं पाता। सो जाओगे ना? बंटी ने एक बार पापा की ओर देखा। पापा के साथ उनका चेहरा भी था। और बंटी ने धीरे से कह दिया, हाँ। बहादुर तो पड़ते ही सो गया, पर बंटी जैसे कम्बल के नीचे भी कांप रहा है। अपने अपने पलंग पर सोते हुए अम्मी और जोत, उस कमरे से आया हुआ रोशनी का टुकड़ा, बातों के टुकड़े, सबको जैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। खट उधर की बत्ती बंद हो गई तो जैसे हाथ से वो रोशनी का टुकड़ा भी फिसल गया। जोत और अम्मी के पलंग भी जैसे कहीं अंधेरे में डूबे से जोत और अम्मी के पलंग भी जैसे कहीं अंधेरे में डूब से गए। सिर्फ आवाजें और बंटी जैसे बिल्कुल अकेला हो गया। गंदी बात, क्या पापा और ये भी? इच्छा हो रही है कि उठकर देखे। वही दृश्य अंधेरे में से जैसे चारों ओर लटक गया। जाने कैसी हिम्मत आ गई। दबे पैरों बंटी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। झांक कर देखा, अंधेरा घुप, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक छोटा सा लाल तारे जैसा कुछ चमक उठा। लाल सुर्ख क्या है ये? कौन? बंटी दौड़कर अपने बिस्तर में दुबक गया, पर बिस्तर में लेटकर भी बंटी का दिल धक धक कर रहा है। वो लाल लाल क्या चमक रहा था? पापा ने देखा तो नहीं? फिर वही बात, पापा अपने पास बिठाकर पूछ रहे हैं। एक बात कहें बेटा, मानोगे? बंटी नजरें पापा के चेहरे पर टिका देता है। तुम मीरा को क्या कहते हो? बंटी चुप।
मम्मी कहोगे? बंटी डॉक्टर साहब को पापा कहा कर बैठे और तड़ाक से दिया हुआ अपना जवाब ही कानों में गूंज गया। मेरे पापा तो कलकत्ते में। पर अब जैसे कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा। वो सिर्फ पापा की ओर देखता रहता है। छोटी मम्मी ठीक है? तो आंखों के सामने जैसे मम्मी आकर खड़ी हो गई। बंटी की नजरें झुक गईं। शर्म आती है। शर्म की क्या बात? मम्मी ही तो है। वहां की मम्मी वे, यहाँ की मम्मी ये। कहोगे ना? बंटी ने धीरे से हाँ कह दिया और कहने के साथ ही जैसे भीतर की आंखें रो पड़ी। पापा पीठ थपथपा रहे हैं। उन्होंने कहीं देख उन्होंने कहीं देख तो नहीं लिया, लड़की की तरह रोते हुए। बच्चे उठो बच्चे, बहुत दिन हो गया। बंद आंखों से ही बंटी सुन रहा है और भीतर ही भीतर सुड़का चला जा रहा है। शर्म से, डर से, दुख से। अरे ये क्या पिस्सी कर दी? उसके बाद कुछ पता नहीं, शायद बहादुर कपड़े बदलवा रहा है। कमरे में सिर्फ आवाजें तैर रही हैं। उनकी आवाजें, पापा की आवाजें, बहादुर की आवाजें। और सारी आवाजों को चीरते हुए कहीं से दो हाथ आकर बिस्तरे को रजाई से ढक देते हैं। उसके चारों ओर शॉल लिपटा जाता है। सब गुपचुप। बहादुर, ये चादर धुलने डाल और गद्दे के उतने हिस्से को धोकर बाहर फैला दे। गद्दा बाहर फैल गया और सड़क पर चलते हर आदमी को भी जैसे मालूम पड़ता जा रहा है कि अब बंटी कहाँ खड़ा हुआ करेगा। अपने घर में तो कभी कभी बिस्तर में सूसू नहीं की उसने, पर अब शाम को जब शाम को सब जैसे को तैसे हो गए। बस पापा का चेहरा जाने कैसे एकदम मम्मी के चेहरे की तरह हो गया है। खाने की मेज पर बैठे बंटी को बराबर लगता रहा कि जैसे पापा की आंखें भी उसकी प्लेट पर चिपक कर उसे घूरेंगी। उसके प्लेट की तरफ नहीं देखा जा रहा है। उनकी और पापा की ओर भी नहीं देखा जा रहा है। अपने में ही सिमटा सिकुड़ा वो बैठा है और बिना कहीं देखे ही लग रहा है जैसे ओ बस एकाएक ही लगा जैसे उसे बहुत जोर से सूसू आ रही है। ओह! पता लग गया। अभी कहीं भीतर ही हो जाती तो रेल में बैठे इतने आदमियों को भी मालूम पड़ जाता। कहीं हॉस्टल में भी हो गई तो? वो झटके से उठा। बाहर सारा डिब्बा रोशनी से भरा हुआ है। सामने बैठे हुए पापा किताब पढ़ रहे हैं। क्या बात है बेटे? पापा पूछ रहे हैं। पापा को देखकर, पापा की आवाज सुनकर लगा जैसे वो पता नहीं कहां से। बाथरूम जाऊंगा। पापा उसके साथ बाथरूम तक चलते हैं। भीतर कोई है? वे दोनों बाहर ही खड़े हो गए। पापा ने एक सिगरेट लगा ली और खिड़की की तरफ सरक गए। बाहर खूब अंधेरा। पापा ने सिगरेट का एक कश खींचा तो सिरा दमक उठा। लाल तारा बाहर के गाढ़े अंधेरे में जाकर वो तारा टक गया। एक रहस्य था जो खुल गया। बंटी जैसे कहीं से हलक को आया। हिलती ट्रेन में बाथरूम जाने में उसे थोड़ा डर लगता है, पर हिम्मत करके घुस गया। अब खाना खाकर ही सोना। पापा टोकरी में से डिब्बे निकालने लगे। बंटी खिड़की में से झांकने लगा। स्याह अंधेरे में जुड़े हुए रोशनी के छोटे छोटे चौखटों की पूरी की कतारें उसके साथ साथ दौड़ी चली जा रही हैं। एक क्षण को बंटी का मन कहीं से पुलक आया। मन हुआ हाथ निकालकर एक चौखटे को पकड़ ले। सिर आगे किया तो सामने वाले चौखटे पर ही एक काला सा धब्बा उभर आया। बंटी सिर हिला हिलाकर, हाथ हिला हिलाकर उसमें तरह तरह की आकृतियां बनाने लगा। जोत और अमी होते तो उन्हें दिखाते। मन हुआ पापा को बुलाकर दिखाए। बेटे इधर ही आ जाओ। और खाते हुए बंटी ने पहली बार डिब्बे में बैठे हुए लोगों को देखा। डिब्बे को पूरी तरह देखा। लगा जैसे वो अभी भी डिब्बे में घुसा है। यह मूंछ वाला आदमी उसके सर जैसा नहीं है। उसने एक पूरी और कर ली। सब्जी उसे अच्छी लगी। खाना खाकर वो पापा को भी रोशनी के चौखटे दिखाएगा। क्यों साहब, हॉस्टल का खर्चा कितना पड़ जाता होगा? तो इस आदमी को मालूम है कि यही करीब 250 के करीब। लेकिन और पापा ने बात बीच में ही छोड़ दी। हॉस्टल और रोशनी के चौखटों पर जैसे कहीं से एक धुंध की परत छा गई। लेटा तो साथ साथ दौड़ते हुए रोशनी के सारे चौखटे सियाह अंधेरे में ही घुल गए। वो चमकता हुआ लाल तारा भी डूबा और बंटी उस अंधेरे में डूबता ही चला गया। फिर उस अंधेरे में से ही एक और अंधेरा उभरा। सारा हॉल अंधेरा घुप। केवल आवाज तैर रही है। बंटी को अजीब सी दुखदुखी हो रही है। कैसा जादू होगा? देखते ही देखते एक बड़ा फीका हल्का सा प्रकाश फैला और सिर पर नीला आसमान तन गया। झिलमिल झिलमिल सितारे चमकने लगे। बंटी चकित, जादू में बंधा हुआ
अलग अलग तारों के नाम और भी जाने क्या क्या। और धीरे धीरे वो भूल ही गया कि वो प्लेटोनियम में बैठा हुआ है। बंगाल का जादू। दिन में ही रात, छत में सितारे, सिनेमा वाले नहीं, सच्ची मुच्ची की बंटी पुलकित। उसने जादू देखा। प्लेनेटोरियम से विक्टोरिया मेमोरियल तक बंटी पापा के साथ छलांग लगा लगा कर चलता रहा। वहां वे बहादुर और चीनों के साथ बैठी हुई हैं। चारों तरफ ढेर ढेर लोग। यहाँ के लोग घरों में कभी बैठते ही नहीं क्या? उन्होंने चीनू को पापा की गोद में बिठा दिया। मसाला मुड़ी, चीना बादाम, मुरमुरे और मूंगफली। धत तेरे की, ये भी कोई नाम हुई? बड़ी देर तक बंटी को जैसे हंसी आती रही। पास ही उगी हुई कदली की क्यारियों में कितनी घास फूस उगाई। बंटी गया और क्यारी की सफाई करने लगा। छी छी छी, इतनी गंदी क्यारी! अरे बच्चा, वहां मिट्टी क्यों खोदा खादी कर रहे हो? हाथ गंदी हो जाएंगे। झट से बंटी ने हाथ खींच लिए। क्यारी बहुत गंदी थी पापा, पौधे खराब नहीं हो जाएंगे? उसने पापा को जैसे सफाई दी। पापा एक क्षण उसकी ओर देखते रहे, फिर उनका चेहरा जाने कैसा कैसा हो गया। बंटी ने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, पापा ने तो उसे गोद में बिठाकर प्यार किया। रात में सोया तो छत पर फिर तारे झिलमिलाने लगे। जमीन पर चाबी वाली मोटर दौड़ने लगी। फ्लाइंग प्लेट घूमने लगी। दो पहलवान बॉक्सिंग करने लगे। चीनू की किलकारियां गूंजने लगी। हम भी चलाएगा साहब, हम भी चलाएगा। अपनी मिचमिची आंखों को झपकते खोलते बहादुर हर चीज को बड़े कौतुक से देखने लगा। हवा के बीच में ही कहीं मोगरा खिलाया तो कहीं डहेलिया। तुम बहस मत करो मीरा, इस बात पर कुछ भी मत कहो। एकाएक सारे तारे बुझ गए। मोगरा और डहेलिया गायब हो गए। सारा दृश्य जहां का तहां स्थिर हो गया। सिर्फ पापा की आवाज यहां से वहां तक गूंजती रही। गुस्से से भरी हुई आवाज। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। यहाँ घर में रहने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूं। मैं क्या जानता नहीं हूं कि इस घर में। और फिर बातों के टुकड़े टुकड़े। अब नॉर्मल महीना कैसे चलेगा? तुम्हारी जिद, मेरा तो कुछ कहना ही गलत। और फिर केवल आवाजें, बिना शब्दों की आवाजें, कमी जोर जोर की, कभी दबी दबी फुसफुसाती हुई, और फिर सन्नाटा। तो पापा उसे सचमुच हॉस्टल भेज देंगे। हॉस्टल भेजने के लिए ही यहाँ लाए हैं। सन्नाटा और ज्यादा गहरा हो गया। बंटी ने अपने दोनों पैर सिकोड़कर पेट से सटा लिया और दोनों हथेलियों को जांघों के बीच दबोचकर अपने को पूरी तरह समेट लिया। न्यू मार्केट की भीड़ भाड़, चहल पहल, बाजार नहीं, जैसे कोई प्रदर्शनी हो। पापा के हाथ में लिस्ट है और चीजें खरीदी जा रही हैं। बंडल हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। बंटी कभी दर्जी के यहाँ खड़ा नाप दे रहा है, कभी जूते वाले के यहाँ जूते पहन कर देख रहा है। एक साइज बढ़ा ही दो, बच्चों को बढ़ते ही देर नहीं लगती। जूते, मोजे, बनियान, पैंट्स, शॉर्ट्स, जाने कितनी चीजें। बंटी को सिर्फ पापा के साथ रहना है, अपना नाप देना है। चुनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। कपड़ा, रंग, डिजाइन, संख्या, सब कुछ पहले से ही तय है। ये वाला नहीं, वो वाला, नीला नहीं, ब्राउन, बटन नहीं, जिप, एक नहीं दो। मम्मी को तो वो परेशान कर देता था। लिस्ट पर टिक मार्क लगता जा रहा है। सूटकेस, अटैची, एयरबैग, होल्ड ऑल, सब पर बंटी का नाम, पता। पता देखकर ही बंटी को मालूम हुआ कि पापा आजकल चरंगी रोड पर रहते हैं। वो तो इसे अब तक एल्गिन रोड ही समझे थे। बाहर की भीड़ भाड़ से लौटते तो घर बड़ा सुनसान सा लगता है। एक अजीब सा सन्नाटा। जहां कहीं भी वे पापा और बंटी बैठते, जाने कहां से बंटी के मन में औबौस उभर आया। उसके बाद बराबर लगता कि पापा की आंखें भी सब तरफ से बस उसे ही देख रही हैं। पर मम्मी की तरफ पर मम्मी की तरह पापा की आंखों को उसने कभी नहीं देखा, ना प्लेट में, ना इधर उधर। मम्मी की आंखों को देखे भी कितने दिन हो गए। बंटी की सारी चीजों पर नाम टक गए। आज रात को टांक दूंगी, आज रात को जरूर टांक देना, इट इज अ मस्ट, मुझे मालूम है। और रात में बंटी बाथरूम जाने के लिए उठा तो देखा अपने चारों ओर ढेर सारे कपड़े फैलाए वे नाम टोंक वे नाम टाँक रही है। बंटी एक क्षण ठिठक कर देखता रहा। जा बेटे, तू जाकर खाना खा ले और सो जा, मैं सब कवर चढ़ा दूंगी। क्षण भर को दोनों चेहरे, दोनों दृश्य एक दूसरे में घुल मिल गए। सामान बंध रहा है। उसके पुराने कपड़े, उसके खिलौने, उसका बक्सा, सब अलग अलग करके रख दिए गए हैं। बंटी चुपचाप बैठा बस देख रहा है और कहीं उभर रहा है
ये सब खिलौने इस टोकरी में जमा दो, बंसीलाल, ये सब बंटी की पसंद के खिलौने। बंदूक नहीं आ रही तो हाथ में ले जाएगा। ये तो उसकी खास चीज है। बहादुर और चीनू उन खिलौनों पर जुटे हुए हैं। टैक्सी नीचे खड़ी है, बहादुर सामान उतार रहा है, सारा नया नया सामान। उसका नाम ना हो तो वो उनमें से एक भी चीज को पहचान नहीं पाएगा। वे नीचे खड़ी है, बहादुर चीनू को लिए खड़ा है। पापा पीछे सामान जमा रहे हैं। प्यार करवा कर और नमस्ते करके बंटी टैक्सी में बैठ गया। जाने कैसे मम्मी का चेहरा रह रह कर उनके चेहरे पर चिपक जाता है। पूरा का पूरा दृश्य किसी और दृश्य के साथ घुल मिल जाता है। कभी वे मम्मी बन जाती हैं, कभी वे रह जाती हैं। टैक्सी चली तो उन्होंने हाथ जरा सा ऊपर उठाकर हिला दिया। वे बहादुर चीनू सब पीछे छूट गए। एक क्षण को आंखों के सामने वो कमरा उभर आया जिसमें अभी अभी वो अपना सारा सामान और सारे खिलौने छोड़ कर आया है। अब शायद वो कभी अपनी बंदूक नहीं चला पाएगा। बार बार उसे लग रहा है जैसे पापा उसे बाहों में समेटकर अपने पास खींच लेंगे, कुछ कहेंगे। नहीं, ऐसा तो मम्मी करती थी। पता नहीं क्यों पापा का, मम्मी का, उनका सबके चेहरे एक दूसरे से गड़बड़ हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोर जोर से कहीं गाने की आवाज आ रही है। बंटी की आंख खुली। बंटी की आंख खुल गई। ओह, वो गाड़ी में है। गाड़ी शायद खड़ी है। डिब्बे में ही कोई गा रहा है। बंटी उठकर बैठ गया। दो लड़के लड़की की टिकटी बजा बजा कर गा रहे हैं, झूम झूम कर। पानी पियोगे बेटा? उसे उठा देखकर पापा ने पूछा। पापा के पूछने से ही लगा कि उसे प्यास लग रही है, शायद बहुत देर से प्यास लग रही। पानी पीकर बंटी फिर सो गया। वे लड़के उतर गए पर हरे हरे की आवाज जैसे सारे डिब्बे में भर गई है। हर तरफ से जैसे वही आवाज आ रही है। संगीत की लय, गाड़ी की हिचकोलों के साथ साथ बंटी जैसे कहीं गहरे में डूबता जा रहा है। गाने की आवाज में ढेर ढेर आवाजें मिलती जा रही हैं। आवाजें आकार ले रही हैं। चल बोना, होबे ना, होबे ना, इनकलाब जिंदाबाद। उतार बांधकर हवा में मुट्ठियां उछालते हुए लोग चले जा रहे हैं लाल झंडियां लिए। ये कम्युनिस्टों का जुलूस है। कलकत्ता जुलूसों का शहर है। पापा बता रहे हैं। बंटी रोज जुलूस देखता है और लोगों के साथ साथ खुद भी चिल्लाता है। उसने चौलबे ना, होबे ना सीख लिया है। पर बस मन ही मन में रोज सोचता है कि वो भी जोर से चिल्लाएगा, हवा में मुट्ठी उछालकर, चौलबे ना, पर एक दिन भी चिल्ला नहीं पाया। बोलो हरी हरी, बोलो, बोलो हरी हरी बोल। साथ में घंटी गुनगुना रही है। मरे हुए आदमी को यहां इसी तरह ले जाते हैं, पापा ने बताया। तो बंटी एक क्षण को सख्ते में आ गया। अनायास ही दोनों उंगलियां जुड़ गईं। स्कॉट मास्टर ने बताया था कि डेड बॉडी को देखकर सैल्यूट करना चाहिए। मुंह भी खुला हुआ मरा हुआ आदमी क्या जिंदा आदमी की तरह ही होता है? कहीं जिंदा आदमी को ही तो नहीं ले जा रहे हैं? 2-3 दिन तक उठते बैठते सोते जागते हरी बोल ही गूंजता रहा। साथ ही एक अजीब सा डर। धीरे धीरे सारी आवाजें भी गायब हो गई। वो पापा के साथ चला जा रहा है, एकदम नई और सुनसान जगह। वो सामने तुम्हारा हॉस्टल है, पापा ने कहा तो बंटी की आंखें ऊपर उठ गई। कहीं भी तो कुछ नहीं है। तुम्हें प्रिंसिपल से मिलवाकर, सबसे जान पहचान करवाकर शाम को हम चले जाएंगे। और पता नहीं बंटी को क्या हुआ कि पापा जाएं उसके पहले ही वही पापा को छोड़कर दौड़ पड़ा है। वो दौड़ता जा रहा है बिना पीछे मुड़े, बस आगे ही आगे। नदी नाले पहाड़ मैदान सब पार करता जा रहा है और फिर पता नहीं कहाँ गिर जाता है। सफेद दाढ़ी, सफेद जटा, खड़ाओं कमंडल एक साधु उसके पास खड़े हैं। वो डर नहीं रहा। इन साधुओं को तो उसने कई बार देखा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ, कब। तुम कौन हो बेटा? कहाँ से आए हो? बंटी याद करने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा। बोलो बेटा, बताओ। वो बहुत जोर वो बहुत जोर लगा रहा है। वह कहाँ से आया है? कहाँ से? और उसके मन में एक अजीब सी दहशत भरने लगी है। डरो नहीं, बताओ बेटा। वे उसका कंधा थपथपा रहे हैं। बंटी उठो बेटा, अब उतरना है। कोई उसे कंधों से पकड़ते हुए और वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि वो कुछ जवाब दे सके। उसे गोद में उठाकर किसी ने खड़ा कर दिया। सफेद दाढ़ी वाले चेहरे में से एक और चेहरा उभर आया, पापा।
जल्दी से मुंह धो लो, नींद उड़ जाएगी। 5-7 मिनट में ये स्टेशन आने वाला है। तो बंटी धीरे धीरे जैसे अपने में लौट आया। रेल का डिब्बा, डिब्बे में बैठे हुए लोग, सामान बांधते हुए पापा, सवेरे का उजास चारों ओर फैल गया था। पता नहीं क्या हुआ कि इतनी देर में मन पर रखा हुआ पत्थर जैसे एकाएक ही दरक गया और ढेर ढेर आंसू उफन आए। भीतर की आंखों में ही नहीं, बाहर की आंखों में भी। आंसू भरी आंखों के सामने डिब्बे की हर चीज, बैठे हुए अजनबी लोगों के चेहरे पहले धुंधले हुए और फिर एक दूसरे में मिल गए। पापा का चेहरा भी उन्हीं में मिल गया और फिर धीरे धीरे सारे चेहरे एक दूसरे में गड़बड़ हो गए। आज हम आपका बंटी के अंतिम अध्याय पर पहुंचे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज के उस यथार्थ का आईना है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। बंटी की मासूमियत, उसके संघर्ष और टूटते बिखरते रिश्तों के इस सफर में आपने मेरे साथ कदम से कदम मिलाया। इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। कहानियां सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं होती, वे हमें सोचने, महसूस करने और कभी कभी बदलने के लिए भी मजबूर कर देती हैं। अगर इस यात्रा ने आपके मन में कोई हलचल पैदा की हो, कोई एहसास जगाया हो, तो मेरा प्रयास सफल हुआ। आपका समय, प्यार और समर्थन के लिए एक बार फिर धन्यवाद। आगे भी इसी तरह साहित्य की गहराइयों में उतरते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।